नमस्कार साथियों। देखिए मित्रों, आज जो हम साइकोलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मनोविज्ञान की विधियां, यानी मेथड ऑफ साइकोलॉजी। देखिए, हालांकि जो सिलेबस है आपका उसमें कोई डायरेक्ट इस तरह से ये कुछ चीजें मेंशन नहीं है, लेकिन चूंकि आपसे एग्जामिनर ये आशा रखता है कि ये चीजें कम से कम आपको पता होनी चाहिए। मैंने जब सिलेबस डिस्कस का वीडियो बनाया था तब उसमें भी मैंने आपको कहा था कि कई टॉपिक जो है वो हिडन रूप में होते हैं, वो डायरेक्ट मेंशन करके टॉपिक के नाम नहीं लिखे जाते हैं, लेकिन अक्सर उनमें से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये भी उसी तरह का एक टॉपिक है, मनोविज्ञान की विधियां। और अब जो है हम इसको पढ़ेंगे, एक एक विधि को समझेंगे। तो मेरी कोशिश वही है कि आप एग्जाम के अंदर कम से कम 80-90% जो नंबर है वो हासिल करो। तो आइए पढ़ते हैं। देखिए, मनोविज्ञान की विधियां कौन कौन सी है, तो कई विधियों के नाम आते हैं। सबसे पहला है अंतर्दर्शन विधि, इंट्रोस्पेक्शन। यह विधि हम पढ़ चुके हैं। और कहां पढ़े हैं, अब आप याद कीजिएगा। जब हमने टॉपिक पढ़ा था मनोविज्ञान के संप्रदाय, उसमें जो सबसे पहला संप्रदाय था संरचनावाद, उस संरचनावाद के अंदर आपको समझाया था कि यह विधि जो है ये अंतर्दर्शन विधि भी कहलाती है। इसके अंदर इंट्रोस्पेक्शन भी कहते हैं, यानी अपने अंदर झांकना। तो ये वही विधि है, लेकिन चूंकि ये विधि अवैज्ञानिक थी, ये सब कुछ मैं आपको समझा चुका हूं, और हम किसी एक निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए ये विधि जो है ये फेल हो गई थी। कहां देखी थी हमने? संरचनावाद में। तो ये विधि हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। इसके आगे की विधियां जो है वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद में दूसरी जो विधि है उसका नाम है अवलोकन विधि, यानी ऑब्जर्वेशन मेथड। तीसरा है साक्षात्कार विधि, यानी इंटरव्यू मेथड। फोर्थ है प्रयोग विधि, यानी एक्सपेरिमेंट जो है मेथड वो। उसके बाद है सर्वे विधि, यानी सर्वे मेथड। फिर है मनोवैज्ञानिक परीक्षण, साइकोलॉजिकल टेस्ट। उसके बाद आता है समाजमिति, सोशियोमेट्री। केस अध्ययन विधि, केस स्टडी मेथड। और इसको केस इतिहास विधि भी कह दिया जाता है, यानी केस हिस्ट्री, क्योंकि जब किसी के केस का अध्ययन किया जाता है तो उसमें पूरा उसका बैकग्राउंड जो है उसको देखा जाता है। और उसके बाद में है अनुप्रस्थ काट विधि, क्रॉस सेक्शनल मेथड। और लास्ट है लंबात्मक विधि, जो है लॉन्गिट्यूडनल मेथड। तो ये मेन मेन 10 हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये विधियां जो है पूरे मनोविज्ञान में 10 ही विधियां हैं। ये कुछ मेन मेन विधियां हैं जिनमें से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इन विधियों को पढ़ना होता है। तो इसमें जो सबसे पहली अंतर्दर्शन विधि है ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, संरचनावाद में वही है। इसके बाद में आज हम पढ़ेंगे अवलोकन विधि। तो अब देखिएगा, जो अवलोकन विधि है वो मैं पहले थोड़ा सा आपको इसमें समझा देता हूं कि किन मेन मेन चीजों का इसमें अध्ययन किया जाता है। अवलोकन विधि को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन मेथड। तो ऑब्जर्वेशन मेथड, सबसे पहला बिंदु यह है कि अवलोकन कहते किसे हैं। देखिए, हम नॉर्मली बोलचाल में भी कह देते हैं कि किसी चीज को ऑब्जर्व करना। मैं कई बार आपसे कहता भी हूं कि कोई चीज हम सीखते हैं या तो बारीकी से किसी चीज का ऑब्जर्वेशन किया जाता है। लेकिन अगर साइकोलॉजी की बात करें तो यहां साइकोलॉजी के अंदर अवलोकन विधि, यानी ये जो ऑब्जर्वेशन है, इसे एक मेथड के रूप में अपनाया गया है। तो मेथड के रूप में इसे अपनाया गया है, यानी कुछ चीजें ऐसी है जो इसमें साइंटिफिक तरीके से एक सिस्टम से होगी। हम केवल इसमें यह नहीं कह सकते कि ऑब्जर्वेशन यानी बस ठीक किसी को ऑब्जर्व करना। नहीं, ये तो एक वो हो गया कि ठीक है, जिसका नहीं पढ़ा हुआ हो वो भी बता सकता है कि ऑब्जर्व करना क्या है, अवलोकन का, चाहे किसी चीज को एक तरह से ऑब्जर्वेशन करना, उसको देखना, समझना, उसका निरीक्षण करना। लेकिन जब हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो यहां ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत कुछ चीजें शामिल की जाती है। सबसे पहली चीज होती है, हम जिस चीज का भी ऑब्जर्वेशन अगर हमें करना है तो उसका पहले एक सुनियोजित प्लान होता है। सुनियोजित प्लान, सुनियोजित का मतलब ही वैसे प्लान कहते हैं इसको, किसी चीज का नियोजन करना। तो हमें जैसे मान लीजिए किसी भी चीज का ऑब्जर्वेशन करना है,
कि जैसे हमें बच्चों पर किसी चीज का अध्ययन करना है, किसी चीज का निरीक्षण करना है, किसी चीज के बारे में कोई निष्कर्ष निकालना है, कि जैसे मान लीजिए विद्यालय के अंदर ये एक विद्यालय है। अब इस विद्यालय के अंदर आपने बच्चों को कोई जो है एक कोई भी गतिविधि या टास्क जो है वो बच्चों को दिया, तो अब कौन सा बच्चा उन परिस्थितियों में कैसा बिहेव करता है ये आपको ऑब्जर्व करना है। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसा थोड़ी कि बिना सोचे समझे मैं ठीक है ऑब्जर्व करना। आप जानते हैं कि मुझे एक सुनियोजित एक प्लान के तहत जो आपका कि क्योंकि आपको किसी ना किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है, तो इसलिए एक प्लान के तहत जो है ऑब्जर्वेशन का सबसे पहला स्टेप होता है एक सुनियोजित, एक सुनियोजना या एक प्लान। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है कि सुनियोजित प्लान के बाद में जब जैसे ही आप ऑब्जर्वेशन पूरा करते हैं तो उसके बाद में जो भी आंकड़े आपको प्राप्त होंगे, जो भी आंकड़े आपके पास में आते हैं, उन डाटा को संग्रह करना, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं रिकॉर्ड रखना। रिकॉर्ड कि कौन सा बच्चा किन परिस्थितियों में या समान परिस्थितियों में, क्योंकि सब बच्चों का जो स्तर है वो एक जैसा नहीं होता, किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। कोई बच्चा औसत स्तर का होता है, कोई बच्चा बहुत तेज बुद्धि वाला होता है, कोई औसत से कम होता है। तो एक ही गतिविधि को हर बालक अलग अलग तरीके से करता है। तो अब जैसे मान लीजिए आप कोई भी किसी भी चीज को ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, एक प्लान के तहत आपको एक निष्कर्ष की तरफ पहुंचना है, तो पहला तो है एक सुनियोजित प्लान होना चाहिए, और उसके बाद में वो जो भी गतिविधियां हो रही है उसका आपको एक रिकॉर्ड भी रखना होगा। रिकॉर्ड रखेंगे तभी बाद में आप जो है एक निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। तो ये अवलोकन विधि के कुछ मेन जो है इसके आप कह सकते हो नियम कह सकते हो कि ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या क्या शामिल होता है। पहला तो है कि एक प्लान शामिल होता है, उसके बाद में यह है कि जो भी ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है तो उस ऑब्जर्वेशन के तहत जो भी हमें आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं, हमें उन आंकड़ों का एक रिकॉर्ड रखना होता है। उन आंकड़ों को संग्रहित, और अच्छी भाषा में कहूं, उन आंकड़ों का संग्रहण करना, उन आंकड़ों को संग्रहित करना होता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो है वो इसमें दो चीज है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि स्थान के आधार पर, प्लेस के आधार पर जो है वो ऑब्जर्वेशन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। किसके आधार पर? प्लेस के स्थान पर, यानी स्थान के आधार पर। प्लेस के स्थान पर क्या? प्लेस के आधार पर, यानी स्थान के आधार पर। किस तरीके से? कि वो अवलोकन यानी जो ऑब्जर्वेशन है वो कहां किया जा रहा है। अब जैसे मान लीजिए एक होता है लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन और दूसरा आता है फील्ड ऑब्जर्वेशन। मैं पहले का जैसे मैं लिख रहा हूं प्रयोगशाला अवलोकन, इसको इंग्लिश में कहेंगे लेबोरेटरी और ऑब्जर्वेशन, ठीक है। दूसरा आता है क्षेत्र अवलोकन, और इस क्षेत्र अवलोकन को प्राकृतिक या नेचुरल जो है अवलोकन भी कह दिया जाता है। तो यानी हम इसको फील्ड ऑब्जर्वेशन, मेनली नाम जो है वो इसमें क्षेत्र ऑब्जर्वेशन का आता है, तो फील्ड ऑब्जर्वेशन। अब इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सा है। सबसे पहले बात करते हैं प्रयोगशाला अवलोकन की। जब वो अवलोकन जो है या जो ऑब्जर्वेशन है वो किसी लेबोरेटरी के अंदर किया जा रहा है, किसी लेबोरेटरी में किया जा रहा है, तब वह क्या कहलाता है? प्रयोगशाला अवलोकन कहलाता है। आप जानते हैं कि विलियम हुंट ने 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली थी। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले। तो प्रयोगशाला का मतलब वही नहीं होता कि जो है इंसान को काट रहे हैं, पीट रहे हैं, उसमें हमेशा परीक्षण ही परीक्षण, इसी तरह के जो परीक्षण जैसे आप साइंस से संबंधित समझते हो कि परीक्षण करना, कि किसी की जो है वो बॉडी है, किसी जैसे मृत्यु होगी, डेड बॉडी है, उसका पोस्टमार्टम करते हैं। कईयों के प्रयोगशाला नाम आते ही कई विद्यार्थियों के दिमाग में जो वो इस तरह की चीजें आ जाती है, लेबोरेटरी ऑल है, मतलब वही प्रयोगशाला, पता नहीं क्या प्रयोगशाला में क्या होता है, काटते हैं, पीटते हैं, सर जो है सर के अंदर से भी निकालते हैं कि ये देखो ये आपका इसमें दिमाग है। तो ये नहीं, प्रयोगशाला का मतलब जहां मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, जैसे मान लीजिए 10 विद्यार्थी हैं,
और मुझे उन 10 विद्यार्थियों पे मुझे उनका ऑब्जर्वेशन करना है किसी भी विषय के संदर्भ में। यानी मेरे पास एक प्लान है कि मुझे इस तरह से ये मेरे पास में एक माइंड में प्लान है और मुझे इसको जो है आगे इसको है एग्जीक्यूट की क्रियान्वित करना है। तो अब वो मुझे उन 10 बच्चों का जो ऑब्जर्वेशन करना है वो मैं कहां करता हूं, किन परिस्थितियों में करता हूं। हो सकता है मैं किसी फील्ड के अंदर किसी नेचुरल प्लेस पर मैं उन बच्चों का ऑब्जर्वेशन करूं, और वहां मुझे नहीं करना तो मैं उन बच्चों को प्रयोगशाला में ले जा सकता हूं और कोई भी टेस्ट उन बच्चों पे कर सकता हूं और ये देख सकता हूं कि बच्चे जो हैं वो इस टेस्ट में अलग अलग तरीके से किस तरह से जो है वो अपनी एक्टिविटी या कोई भी गतिविधि करते हैं। तो कई बच्चे आप में से बहुत भोले भाले होते हैं, वो प्रयोगशाला से मतलब वही समझ लेते हैं काटना पीटना और जैसे पोस्टमार्टम। नहीं, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कोई भी परीक्षण हो सकता है। तो बच्चों का आईक्यू लेवल कैसा है ये चेक करने के लिए भी आप 10 बच्चों को प्रयोगशाला में बिठा सकते हो, जो एक लैब है, एक पर्टिकुलर कोई स्थान बना हुआ है। तो यह होता है प्रयोगशाला अवलोकन, यानी पर्टिकुलर किसी एक प्लेस पर हमने क्या कहा कि स्थान के आधार पर हम इसको बांट रहे हैं कि अवलोकन कितने प्रकार का हो सकता है। तो हमने कहा साहब 2 प्रकार का हो सकता है। किसके आधार पर कहा? स्थान के आधार पर। एक स्थान हो सकता है किसी प्रयोगशाला का, लेबोरेटरी का, और दूसरा स्थान हो सकता है कोई क्षेत्र का यानी फील्ड का। तो प्रयोगशाला वो हो गया कि पर्टिकुलर किसी प्रयोगशाला के अंदर जो ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है बच्चों का। और दूसरा आता है क्षेत्र अवलोकन। क्षेत्र अवलोकन जो है इसमें जो किसी फील्ड के अंदर किसी भी क्षेत्र के अंदर जो है ये ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई विद्यालय है, अब विद्यालय के अंदर भी ये प्रयोग जो है इस तरह का ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको यहां ये शुरू में उदाहरण बताया था कि किसी विद्यालय मान लीजिए 100 बच्चे हैं और मैंने उन बच्चों को कोई भी टास्क दिया कि ये बच्चे किस तरीके से जो है मैंने उनको कोई भी टास्क दिया कि भाई ये चलो आप में से ये चीज जो है ये कौन करता है। अब वो बच्चे 100 बच्चे जो हैं वो किस किस तरीके से गतिविधि कर रहे हैं, तो मैं वहां पर खड़ा होकर उन बच्चों का ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं कि वो बच्चे किस किस तरीके से क्या क्या किस परिस्थिति में कौन सा बच्चा जो है वो क्या क्या कर रहा है। तो ये चीज आप समझ गए कि एक होता है प्रयोगशाला और दूसरा होता है क्षेत्र अवलोकन। अब मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए कि इन दोनों के अंदर ज्यादा बेहतरीन अवलोकन कौन सा है? प्रयोगशाला जो एक अवलोकन है यानी किसी लैब के अंदर ऑब्जर्वेशन किया जाता है वो कहीं ज्यादा बेहतर है, या जो क्षेत्र अवलोकन है वो कहीं ज्यादा बेहतर है? तो आप इसको सोचिएगा आराम से कि इसका क्या हो सकता है। मैं आगे आपको और बताता हूं। इसमें देखिए दोनों के कुछ अपने अपने फायदे होते हैं। अगर दोनों की तुलनात्मक रूप से अगर बात की जाए तो क्षेत्र अवलोकन जो है वो कहीं अधिक बेहतर होता है। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि क्षेत्र जो है सर ये जो फील्ड के अंदर किसी का ऑब्जर्वेशन किया जाता है वो कहीं अधिक बेहतर कैसे होता है? ये इस तरह से बेहतर है कि जैसे मान लीजिए, अब मैं आपको एक मजेदार उदाहरण बता रहा हूं। आप नॉर्मली अपने घर में उठते हैं, ये आपका घर है और आप घर से मार्केट जाते हैं, सामान वगैरह लाते हैं, नॉर्मली लोगों से बोलचाल करते हैं, मतलब जिस तरह से आप बोलते हैं, बात करते हैं, उठते बैठते हैं, आपका जीवन का एक रूटीन लाइफ बना हुआ है। आप घर में कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, देसी भाषा का, हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश यूज करते हैं, वो सब आपका है। बाहर आप लोगों से किस तरह पेश आ रहे हैं, अपने दोस्तों से किस तरह पेश आते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, वो आपका क्या है, एक नेचुरल आपका बिहेवियर है। और अब मान लीजिए आपने टीचर का एग्जाम दिया, आपका फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, किसी भी एग्जाम के अंदर आपका सिलेक्शन हो गया सिलेक्शन। अब जैसे आप मान लीजिए आप लड़का हैं, आप बॉय हैं, सिलेक्शन होते ही आ गया कि साहब इनका जैसे फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड, मान लीजिए स्कूल व्याख्याता आपको बना देते हैं सीधा, आपका स्कूल लेक्चरर में सिलेक्शन हो गया। अब जब स्कूल लेक्चरर के अंदर आपका सिलेक्शन हो गया, लड़की वाले आपको देखने के लिए आए, और वो जब आपको आते हैं तो अब सबसे पहले तो जब आपको पता है कि वो आएंगे तो आप जो है बिल्कुल एकदम वो नाई के पास में जाओगे और उसको कहोगे भैया मुझे एकदम मेरा चेहरा चमका दे, मुझे इतना सुंदर सा बना दे, हेयर कटिंग बिल्कुल कर, बालों में अगर सफेदी आ गई है व्याख्याता की तैयारी करते करते तो कहोगे बाल भी काले कर दे भैया, एक भी बाल मेरा सफेद नहीं दिखना चाहिए।
और बिल्कुल यंग लड़का दिखना चाहिए, चाहे उम्र 30 वर्ष हो, लेकिन मैं लगना चाहिए बिल्कुल 21 वर्ष का। करते हो? अब वो जब लड़की वाले बात करने के लिए आए, आपको देखने के लिए आएंगे, तो अब आप उनके सामने जिस तरीके से पेश आओगे, जिस तरीके से उनसे बात करोगे, क्या आप नेचुरल में वैसे ही हो? मैं एक ओवरऑल सबके बारे लिए बात कर रहा हूं कि जब आप वहां उनसे बात करोगे, क्या आप जितने अभी सज्जन बनके, जितने एकदम सीधे साधे बालक बनके कि साहब व्याख्याता में सिलेक्शन हो गया, इससे बच्चा तो होनहार दुनिया में कोई है ही नहीं, इसको तो बुक्स के अलावा जिंदगी में कुछ पता ही नहीं है कि दुनिया है क्या, इतने अच्छे भोले भाले बन के बैठे हो, क्या सच में इतने भोले भाले हो जितना आप उस समय उनके सामने पेश आ रहे हो? या जैसे कोई लड़की है, मान लीजिए उसका सिलेक्शन हो गया, अब नॉर्मली जैसे मान लीजिए वो जिस तरीके से बात करती है, जिस तरह से एक्टिविटी है, तो अब सामने वाला जब कोई आ रहा है तो उसके सामने क्या उसी एक्टिविटी से वो बात कर सकती है जैसे मान लीजिए नॉर्मल फ्रेंड्स में हम बात करते हैं, या जैसा हमारा स्वभाव है? एक्टिविटी से मतलब मेरा ये एक तरह से स्वभाव से है, जो मूल रूप से, क्या आप उसी तरह से बात करेंगे जो आपको देखने के लिए आएंगे? हो सकता है आपने जिंदगी में कभी किसी के पांव नहीं छुए हो, अपने माता पिता के नहीं छुए हो, लेकिन वो देखने के लिए आएंगे तो सबसे पहले भाग के जाके उनके पांव छूओगे। बस मतलब आपसे सीधा तो कोई इस दुनिया में है ही नहीं। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं? मैं समझाना यह चाह रहा हूं कि मैंने आपको यह कहा कि जो क्षेत्र वाली थ्योरी है, जो क्षेत्र ऑब्जर्वेशन है, यानी जो फील्ड ऑब्जर्वेशन है, वो कहीं बेहतर क्यों है प्रयोगशाला वाले से? क्यों? क्योंकि वहां एक नेचुरलिटी रहती है कि वास्तव में बच्चा बिल्कुल फ्री माइंड होकर किस तरह का बिहेव कर रहा है, किस तरह की वो एक्टिविटी कर रहा है। प्रयोगशाला में जाते ही अब वो बच्चे के अंदर जिस पर भी आप परीक्षण करोगे, जिसका भी आप ऑब्जर्वेशन करोगे, वह नेचुरलिटी जो है उसमें प्राकृतिकता नहीं रहेगी। और ये जब आपको कोई देखने के लिए आते हैं तो, और उनके जाने के बाद में अब वो समोसे वगैरह आपने मान लीजिए उनके सामने रखे हैं, कचौरी वगैरह और मिठाइयां खूब रखी है, अब वो आपको भी कहेंगे बेटा आप एक समोसा खाओ, नहीं नहीं अंकल नहीं नहीं, वो कहेंगे बेटा एक मिठाई खाओ, नहीं नहीं अंकल, फिर अरे बेटा नहीं नहीं, आपने थोड़ा सा खा लिया, बस इतना ही खाया, और जो ही वो गए और उसके बाद वो समोसे कचौरियां और मिठाइयों पर आप ऊंट की तरह टूट के पड़े आप। ये क्या है? ये प्राकृतिकता है। तो जब वो लोग आपके सामने बैठे थे तब आप वहां अपने मूल स्वभाव में नहीं थे। अगर व्यक्ति अपने मूल स्वभाव में वैसा ही दिखे शादी से पहले, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दुनिया में 99% तो शादियां कभी हो ही नहीं, फिर ना लड़की की होगी ना लड़के की होगी। तो आप इस चीज से जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि फील्ड थ्योरी कई बार एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछता है और उदाहरण दे दे के पूछता है कि बताइए इस तरह से इस घटना में क्या हो सकता है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो क्षेत्र अवलोकन वाला है, फील्ड थ्योरी है, उसको प्राकृतिक ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि यहां पर नेचुरल तरीके से कौन बच्चा किस में कैसा बिहेव कर रहा है, जैसे विद्यालय में है वो बाहर कहीं भी, ऑब्जर्वेशन का फील्ड थ्योरी का मतलब है कहीं भी। विद्यालय तो मैं एक उदाहरण बता रहा हूं क्योंकि आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो चूंकि आपको बालकों के संदर्भ में ही पढ़ना है। फील्ड ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कहीं भी, मतलब प्रयोगशाला में नहीं है। और जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण और दे रहा हूं कि नॉर्मली आपकी जितनी तैयारी है, आपसे डेली का मान लीजिए आप पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, मैं डेली आपसे क्वेश्चन सुनूं, आप आराम से बता रहे हैं, लेकिन क्या जिस दिन आप एग्जाम सेंटर के अंदर बैठे, एग्जाम हॉल में आपने अपनी उस सीट पर बैठे, और उस सीट पर बैठने के बाद में उस 2-2.5 घंटे के अंदर क्या आपका माइंड वैसा ही रहता है क्या जैसा उससे बाहर था? वहां आप एक अलग ही दबाव का सामना करते हैं। आपकी नेचुरलिटी जो तैयारी है, जी जान से, जो लगन से, जिस मेहनत से नेचुरल जो एक तैयारी होती है, वो वहां आपकी कई चीजें निखर के नहीं आ पाती। आते हुए क्वेश्चन आपके गलत क्यों होते हैं? वही दबाव, वो कमरे का दबाव, उस रूम का दबाव कि आज मेरा भाग्य निर्धारित हो जाएगा इस 2-2.5 घंटे में। तो इसलिए प्रयोगशाला वाले से कहीं बेहतर माना गया है फील्ड वाले को। दोनों के अपने अपने कुछ अच्छी चीजें हैं। कई बार फील्ड के अंदर आप सही पर्टिकुलर सिस्टमेटिक तरीके से पूरा अध्ययन नहीं कर सकते, तो फिर प्रयोगशाला की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि प्रयोगशाला वाला बेकार हो गया, लेकिन दोनों का अपनी अपनी जगह पे महत्व है। और अब मैं दोनों की बात करूं कि दोनों में बेहतर कौन सा है, तो फिर कौन सा होगा? फील्ड जो ऑब्जर्वेशन है वो होता है। इसके बाद में एक पॉइंट छोटा सा इसमें और बचा है
ऑब्जर्वेशन वाले में, अवलोकन में क्या है वो कि अवलोकनकर्ता की भूमिका के आधार पर जो ऑब्जर्वेशनर होता है, यानी जो अवलोकन करता, जैसे मैं बच्चों का अवलोकन कर रहा हूं, ये विद्यालय है, यहां ये छोटे मोटे बच्चे हैं, चिंटू मिंटू सिंटू गिंटू, ये सारे बच्चे, और मैं इनका शिक्षक हूं अजय चौधरी। ये साहब मैं यहां बैठा हूं। अब मैं इन बच्चों का ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, तो मैं ऑब्जर्वेशन हो गया, यानी अवलोकन करता जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है। तो मैं उन बच्चों का ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, तो मेरी भूमिका के आधार पर, यानी जो अवलोकनकर्ता की भूमिका के आधार पर अवलोकन दो प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा हो सकता है? एक तो होता है सहभागी अवलोकन, और दूसरा होता है असहभागी अवलोकन। सहभागी जो अवलोकन है, इसको हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं, और असहभागी अवलोकन है उसको नॉन पार्टिसिपेंट अवलोकन जो है वो ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अब नाम से कहीं ना कहीं आपके समझ में आ रहा होगा। सहभागी अवलोकन का मतलब यह होता है, मैं उन विद्यार्थियों के साथ ही उनकी गतिविधियों में शामिल हो जाता हूं, यह कहलाता है सहभागी अवलोकन। यानी मैं उनके साथ में शामिल होकर के उनकी गतिविधियों को, उनको ऑब्जर्व करता हूं, उसका अध्ययन कर रहा हूं। और असहभागी का मतलब होता है कि मेरी डायरेक्ट मैं इनके साथ में सम्मिलित नहीं हूं इनकी गतिविधियों में, मैं केवल यहां एक जगह बैठा हूं और अब मैं इनको ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, इनका ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, इनको ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो यही बस मेन जो चीजें हैं वो यही है। तो अब जो है वो हम इनको नोट्स के माध्यम से देख लेते हैं। तो सबसे पहला है अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड, और जो इंट्रोसेप्शन वाला था वो मैंने आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, संरचनावाद के अंदर था, अपने अंदर झांके देखना, लेकिन चूंकि वो वैज्ञानिक तरीके से कोई विधि थी नहीं, अब अपने अंदर के क्या क्या झांके देखना, कि अपने मन के अंदर झांके देखो, तो अवैज्ञानिक विधि थी तो वो फेल होगी। अवलोकन विधि जो है सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि है। सबसे पहला पॉइंट आपका महत्वपूर्ण यही हो गया कि मनोविज्ञान के अंदर सबसे ज्यादा जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वो विधि कौन सी है? ऑब्जर्वेशन मेथड। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो अवलोकन है वो हमेशा नियोजित होता है, यानी प्लान होता है, प्री प्लान होता है। बिना प्लान के कोई भी ऑब्जर्वेशन जो है वो फिर नहीं हो सकता। फिर तो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन जो हम यूं ही करते हैं कि चलो हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, तो फिर एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन में और फिर एक साइकोलॉजिस्ट के जो ऑब्जर्वेशन फिर डिफरेंस क्या रहा? भाई यहां ऑब्जर्वेशन करेगा कौन? एक तरह से हम मनोविज्ञान की बात करते हैं तो शोधकर्ता वो ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि उसको नए नए नियम निकालने हैं, सिद्धांत निकालने हैं, थ्योरी निकालनी है। तो मेरा तो चलो मैंने एक उदाहरण दिया है विद्यालय के तौर पर आपको समझाने के लिए, लेकिन ये सारी विधियों का प्रयोग, क्योंकि मनोविज्ञान एक विज्ञान की तरह है। कैसा विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान, यानी विज्ञान तो है, तो उसमें कुछ सिस्टमेटिक जो है वो एक नियम होंगे, सिस्टमेटिक तरीके से किया जाएगा। तो करेगा कौन? शोधकर्ता करेगा। तो अवलोकन जो है वो हमेशा कैसा होगा? नियोजित होगा, प्लान होगा। कब, कहां और किसके व्यवहार का निरीक्षण करना है, ये सब चीजें उसमें निर्धारित होती है। ऐसा नहीं है मैं घूमते घूमते घर से बाहर निकल गया और मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं और फिर मैं कह रहा हूं कि देखो मैंने अवलोकन विधि का प्रयोग किया और मैं मनोवैज्ञानिक हूं। ऐसा नहीं होता है, एक प्लान तरीके से है ये किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अवलोकन के दौरान संग्रहित किए गए आंकड़ों का रिकॉर्ड रखना आवश्यक माना जाता है। यह पॉइंट मैंने आपको समझाया था कि जो भी आंकड़े संग्रहित किए जाएंगे उनका रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है, क्योंकि फिर आगे आप निष्कर्ष पर पहुंचोगे कैसे, तो इसलिए रिकॉर्ड रखना जरूरी है। स्थान के आधार पर अवलोकन को दो भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है प्रयोगशाला अवलोकन और दूसरा है क्षेत्र अवलोकन। प्रयोगशाला अवलोकन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन, और क्षेत्र अवलोकन को कहते हैं फील्ड ऑब्जर्वेशन। तो दोनों का मैं आपको समझा चुका हूं। प्रयोगशाला वाला जो लैब में किया जाता है, पर्टिकुलर जो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला हो, वहां किसी पर भी प्रयोग किया जा रहा है, बच्चों पर किया जा रहा है या किसी भी मान लीजिए और किसी जीव जंतु पे भी प्रयोग किया जा सकता है, चूहों पे है उस पर प्रयोग किया जा सकता है, बिल्ली पे किया जा सकता है, बच्चों पे किया जा सकता है, किसी पे भी किया जा सकता है प्रयोग।
तो जो लेबोरेटरी में किया जा रहा है वो प्रयोगशाला, और जो बाहर बिल्कुल नेचुरल तरीके से किसी फील्ड में किया जा रहा है वो है क्षेत्र अवलोकन। इन दोनों में ज्यादा बेहतर कौन है? तो मैं आपको बता चुका हूं, फील्ड अवलोकन को अधिक बेहतर माना जाता है। क्यों माना जाता है यह मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, और मुझे आशा है कि यह आप कभी नहीं भूलेंगे कि इसको जो है अधिक बेहतर क्यों माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अवलोकनकर्ता की भूमिका के आधार पर अवलोकन दो प्रकार का हो सकता है। एक होता है सहभागी और दूसरा होता है असहभागी, यानी पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट। तो यह नाम से क्लियर है, सहभागी का मतलब होता है जो भी ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है उसमें अवलोकनकर्ता के द्वारा खुद उस गतिविधि के अंदर शामिल होना और शामिल हो करके और अब वो उनको ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे मान लीजिए मुझे बच्चों को एक गेम खिलाना है और उस गेम के अंतर्गत मुझे यह देखना है कि ये बच्चे किस तरह की एक्टिविटी करते हैं, तो मैं उन बच्चों के साथ भी उस गेम में शामिल हो गया। अब मैं उन बच्चों के साथ शामिल भी हूं और मैं उनको ऑब्जर्व भी कर रहा हूं, तो यह मेरा अवलोकन कौन सा हो जाएगा? सहभागी अवलोकन। और एक मान लीजिए मैंने बच्चों को कोई भी गेम या कोई भी टास्क या कुछ भी दे दिया और मैं केवल बाहर बैठ के और उनको ऑब्जर्व कर रहा हूं, ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, तो वो है असहभागी, नॉन पार्टिसिपेंट, यानी मैंने उसमें पार्टिसिपेंट नहीं किया, लेकिन मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा हूं। यह कहलाता है असहभागी अवलोकन। तो अवलोकन वाला जो है ये आपका कंप्लीट हो गया, और हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे एक एक टॉपिक को। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जो मैंने आपको यहां पढ़ा दिया, अगर ये आपने सब कुछ अच्छे से याद कर लिया मेरे यहां पढ़ाए हुए को, और इन वीडियो लेक्चर को अच्छे से समझ लिया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार चाहे देखो इनको, तो 80 से 90% क्वेश्चन आप आराम से एग्जाम में सही कर देंगे साइकोलॉजी में। और देखिए, कभी भी आपकी मेहनत में कोई कमी आने लगे, आपको लगने लगे कि नहीं कोई इतनी मेहनत कैसे करें या इतना क्या, देखिए पहला तो स्टूडेंट का सबसे बड़ा कारण होता है कि वो भटकाव का शिकार होता है। वो बार बार एक जगह से सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी कम स्टूडेंट ही करते हैं, जो करते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। वो कभी इधर से तैयारी करता है, कभी उधर से, सारे दिन पीडीएफ शेयर करते रहते हैं, दूसरी नो जो उसके पास आ रही है वो उसको शेयर कर रहा है, उसको लोग शेयर कर रहे हैं, वो उन्हीं चीजों में उसका समय निकलता रहता है। अपनी शारीरिक शक्ति को एक जगह झोंके एक एग्जाम के लिए, और उसके बाद में आप ये याद कीजिएगा कि आपके पूरे जीवन भर का कितना आराम होगा। नॉर्मली मैं आयु आपकी मान करके चल रहा हूं कि कम से कम 24-25 साल की आयु तो नॉर्मली होगी, इतनी तो 23 से तो ऊपर ही होगी, 24-25 के आसपास, और इससे लेकर के लगभग 35-36 के बीच में या 38-40 तक भी है। इस आयु वर्ग के बीच में आपकी आयु है, और आप एवरेज मान लीजिए कि 25-30 साल की उम्र में नौकरी लगते हैं, तो 30 साल के आसपास एक एवरेज सर्विस मान लीजिए। आप ये देखिए कि सैलरी कितनी ज्यादा हो चुकी है स्कूल व्याख्याता की, द्वितीय श्रेणी शिक्षक की, सेकंड ग्रेड टीचर की। आपको अंदाजा भी नहीं होगा, जो फर्स्ट ग्रेड के हैं, जो सेकंड ग्रेड जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, उनसे आप पूछिएगा कि भाई साहब आपकी सैलरी कितनी है। पहली बार में भिड़ते ही कितनी सैलरी मिलती है, और उसके बाद में जब प्रोबेशन पीरियड आपका पूरा हो जाता है उसके बाद कितनी सैलरी आपको मिलने लगती है। स्कूल व्याख्याता जो होता है, जो सिलेक्ट होता है, वो अपने जीवन काल में 8 से 10 करोड़ की सैलरी सरकार से लेता है अपने 30 साल के कार्यकाल में। मैंने 30 साल का एक एवरेज बताया आपको, 8 से 10 करोड़ की सैलरी ले जाता है वो। रीट सिलेक्ट किया भाई 4 से 5 करोड़ तो रीट पास किया हुआ विद्यार्थी ले जाता है, जो उससे नीचे टीचर तो कोई नहीं होता। जो रीट सिलेक्ट करके बनता है लास्ट तो वही है, रीट पास करके। उसके ऊपर आता है सेकंड ग्रेड और फिर आता है फर्स्ट ग्रेड। सेकंड ग्रेड वाला जो है वो 6 से 7 करोड़ की सैलरी लेके जाता है सरकार से अपने 30-35 साल के कार्यकाल में। और बाकी सुविधाएं वगैरह भत्ते वो तो सब अलग हैं। और एक स्कूल व्याख्याता सरकार से 8-10 करोड़ की सैलरी ले जाता है अपने जीवन काल में, 30-35 साल का जो उसका कार्यकाल है। तो मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि इतनी अगर आपको ये सुविधाएं सरकार से चाहिए, इतने पैसे अगर आपको सरकार से चाहिए कि आपका जीवन काल बहुत आराम से निकलेगा, तो उसके लिए क्या 6 महीने 7 महीने जी जान से एक जगह टिक के तैयारी नहीं हो सकती पूरी ईमानदारी से?
और एक जगह अपनी शक्तियों को एक जगह लगा करके। तो इसलिए जो क्या मिलेगा, तो इतना कुछ मिलेगा, तो क्या हम उतने के हिसाब से हम एफर्ट्स कर रहे हैं? आप प्राइवेट स्कूल के हाल देख लीजिएगा। प्राइवेट स्कूल के अंदर 10,000 सैलरी भी मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 से 15,000 तो उन टॉप से टॉप स्कूल के अंदर होती है, जिनके जस्ट जाने पहचाने नाम होते हैं, और जिनमें स्टूडेंट से सैलरी, स्टूडेंट से जो वो फीस लेते हैं, उनकी महीने महीने की फीस ही लाख 1.5 लाख रुपए, साल की जो फीस है, 1-1 1.5 लाख रुपए फीस होती है उन बच्चों की। वहां भी टीचर जो है प्राइवेट, उनको 10-15 हजार से ज्यादा नहीं मिलते। तो नॉर्मली स्कूल के अंदर तो आप मान लीजिए 4-5 हजार से लेकर के और 8-10 हजार के अंदर सिमट जाते हैं। 8-10 हजार ही नहीं मिलते। आप ट्राई करके देख लीजिएगा विद्यालयों में। नॉर्मली 8, मान लीजिए 7-8 तक मुश्किल से, लेकिन उसके बदले में आपसे वो 24 घंटे वर्क कराएंगे वो। तो जब भी आपको पढ़ने में आलस आने लगे, तो थोड़ा सा यह ध्यान रखिएगा कि अगर आप ड्यूटी भी अभी कर रहे होते, क्योंकि भविष्य में काम तो करना ही पड़ेगा, तो कम से कम 8 घंटे की ड्यूटी तो आपकी होगी, चाहे आप दुनिया में कुछ भी काम करो। तो उस 8 घंटे को यहां पढ़ाई में लगा दो इस जगह। उसके बदले में आपको मिलेगा कितना? अनएक्सपेक्टेड, अनलिमिटेड। तो आज की वीडियो में इतना ही। अवलोकन विधि, और बहुत आराम से पढ़ रहे हैं मेरे साथ साथ इन चीजों को अच्छे से समझते रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि मैटर जैसे जैसे इकट्ठा होता जाएगा तो आप एक साथ इतनी चीजें फिर याद नहीं कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।